तो सबको नमस्ते, सबका स्वागत। और आज ऑर्गेनन डे है, थर्सडे आज। और डेट डेट हो गई है आज 5/6/2025, 5 जून 2025। और ऑर्गेनन में एफोरिज्म चलेगा डॉक्टर दीक्षित का 82। और इसका कंटेंट देख लेते हैं पहले, पेज नंबर 26 पे जाके। 82 में कंटेंट में कह रहे हैं कि अमंग द मोर स्पेसिफिक रेमेडीज डिस्कवर्ड फॉर दीज क्रॉनिक मियाजम्स, स्पेशली फॉर सोरा, द सिलेक्शन ऑफ दोज for the cure of each individual case of chronic disease is to be conducted all the more carefully। तो बेसिकली यहाँ 82 से ये लगभग अब 82 से खास करके और स्पेशली 83 से शुरू होगी केस स्टडी, केस टेकिंग 104 तक। लेकिन उसका भाव उन्होंने 82 में कह दिया, कहने के अमंग द मोर स्पेसिफिक रेमेडीज डिस्कवर्ड फॉर दीज क्रोनिक मियाजम्स, स्पेशली फॉर सोरा, द सिलेक्शन ऑफ दोज ऑफ द क्योर ऑफ ईच इंडिविजुअल केस ऑफ क्रोनिक डिजीज इज टू बी कंडक्टेड ऑल द मोर केयरफुली। मतलब आगे जो बढ़ेंगे और सभी चीजों को मोर केयरफुल तरीके से आगे कंडक्ट करना होगा, चीजों को डिस्कवर करने के क्रम में एक एंटीसोरिक रेमेडी एक तरह से। तो 82 में कह रहे हैं ऑल्दो बाय द डिस्कवरी ऑफ द ग्रेट सोर्स ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस as also by the discovery of the specific homeopathic remedies for the SORA, medicine has advanced some steps nearer to a knowledge of the nature of the majority of diseases it has to cure. Yet for settling the indication in each case of chronic (bracket में करें soric) disease, he is called on to cure the duty of a careful apprehension of its ascertainable symptoms and characteristics is as indispensable for the homeopathic physician as it was before that discovery, as no real cure of this or of other disease can take place without a strict particular treatment। स्ट्रिक्ट पर्टिकुलर ट्रीटमेंट को ब्रैकेट में करें इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ ईच केस ऑफ डिजीज, डैश लगा कह रहे हैं ओनली दैट इन दिस इन्वेस्टिगेशन सम डिफरेंस इज टू बी मेड व्हेन द अफेक्शन इज एन एक्यूट एंड रैपिडली डेवलप्ड डिजीज एंड व्हेन इट इज क्रॉनिक वन। Seeing that in acute disease, the chief symptoms striking us as become evident to the senses more quickly, and hence much less time is requisite for tracing the picture of the disease, and much fewer questions are required to be asked, as almost everything is self-evident, than in a chronic disease which has been gradually progressing for several years, in which the symptoms are much more difficult to be ascertained। यहाँ तक पूरा एक सेंटेंस है ये। तो बढ़ते हैं, साथ साथ ही क्लियर करेंगे जो कहना चाह रहे हैं। कह रहे हैं ऑल्दो यद्यपि डिस्कवरी होने के बावजूद इस ग्रेट सोर्स ऑफ क्रॉनिक डिजीज की, और साथ में डिस्कवरी होने के बावजूद स्पेसिफिक होम्योपैथिक रेमेडीज फॉर सोरा के भी। अब हैनीमैन साहब कह रहे हालांकि यद्यपि डिस्कवरी वो भी हो गई कि भाई ग्रेट सोर्स क्या है क्रॉनिक डिजीज का, और ये भी डिस्कवरी हो गई कि जो स्पेसिफिक रेमेडीज इस सोरा के लिए क्या है। कह रहे मेडिसिन हैज एडवांस सम स्टेप्स नियरर टू ए नॉलेज ऑफ द नेचर ऑफ द मेजोरिटी ऑफ डिजीजेस इट हैज टू क्योर। ऐसा होने से एडवांस हो गया है, कुछ कदम और एडवांस हो गया हमारा पकड़ या हमारा कदम, हम नजदीक पहुंच गए हैं टू ए नॉलेज ऑफ नेचर ऑफ द मेजोरिटी ऑफ डिजीज के,
जिनको हमें क्योर करना है, यानी कि हम क्योर की तरफ और कदम बढ़ा लिए। हालांकि yet for settling the indication in each case of chronic disease is called on to cure, फिर भी, हालांकि ये तो सब हो गया, लेकिन फिर भी कह रहे हैं फॉर सेटलिंग द इंडिकेशन इन ईच केस ऑफ क्रॉनिक, ब्रैकेट में कह रहे हैं सॉरिक डिजीज हैज is called to cure, the duty of a careful apprehension of its ascertainable symptoms and characteristics is as indispensable for the homeopathic physician as it was before that discovery. सब कुछ होने के बाद भी फिर भी जो कह रहे हैं एक सेटलिंग करने के लिए, सेटलिंग का मतलब डिसाइड करने के लिए, इंडिकेशन को हर एक केस में, क्रॉनिक केस जो भी है डिजीज, क्रॉनिक डिजीज जो भी है उस केस में जिसे क्योर करना है, एक ड्यूटी बनती है, कर्तव्य फिर भी हमारा बनता है कि केयरफुल तरीके से, केयरफुल एप्रीहेंशन ऑफ इट्स असर्टेनेबल सिम्टम्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज एज इंडिस्पेंसिबल, केयरफुल तरीके से ही समझा जाए, तय किया जाए असर्टेनेबल सिम्टम्स को और कैरेक्टरिस्टिक्स को, जो कि इंडिस्पेंसेबल है, जो कि एक अनिवार्य है, जिसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता कि भाई अब ये डिस्कवरी हो गई है तो कुछ चीजें हट गई हैं। कह रहे हैं इंडिस्पेंसेबल है फॉर द होम्योपैथिक फिजिशियन एज इट वाज बिफोर द डिस्कवरी, जैसे वो सिम्टम्स को पहले जांचता था, परखता था, इंडिविजुअलाइज करता था, टोटलिटी बनाता था, ठीक ऐसे ही यहाँ भी जरूरी है। इस डिस्कवरी से पहले जैसा जरूरी था ऐसे ही सिलेक्शन करके लाना यहाँ भी जरूरी है। एज नो रियल क्योर ऑफ दिस और ऑफ द अदर डिजीज कैन टेक प्लेस विदाउट ए स्ट्रिक्ट पर्टिकुलर ट्रीटमेंट ऑफ ईच केस ऑफ डिजीज, जैसा कि हम जानते हैं कि एक वास्तविक क्योर नहीं हो सकता और किसी इस डिजीज का या किसी दूसरे डिजीज का नहीं हो सकता बिना स्ट्रिक्ट पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के। और वो स्ट्रिक्ट पर्टिकुलर ट्रीटमेंट जो है डॉक्टर दीपशिका, वो है इंडिविजुअलाइजेशन करना केस का, केस को बिल्कुल उसके PQRS के आधार पर इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक पकड़ के बंदे की, जब तक हम उसको स्ट्रिक्ट पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के तहत ना लेके चलेंगे, इंडिविजुअलाइजेशन, क्योंकि एवरी केस इज इंडिविजुअल केस, स्पेसिफिक केस, तो ऐसे जब तक हम उसको नहीं लेंगे तब तक वो हो नहीं सकता। ऑफ ईच केस ऑफ, हर एक केस ऑफ डिजीज में हमें ऐसा करना होगा। कह रहे हैं ओनली दैट इन दिस इन्वेस्टिगेशन सम डिफरेंस इज टू बी मेड व्हेन द अफेक्शन इज एन एक्यूट एंड रैपिडली डेवलप्ड डिजीज। केवल और केवल एक अंतर ये है इस इन्वेस्टिगेशन में जो अब आया है, पहले वाले समय में और अब इस डिस्कवरी, मियाज़म की डिस्कवरी होने के बाद केवल अंतर ये आया है कि जो अफेक्शन होता था, एक्यूट होता था, रैपिडली डेवलप होता था डिजीज के रूप में, एंड व्हेन इट इज ए क्रॉनिक वन, या फिर कोई क्रॉनिक वन, क्रॉनिक तरीके से डेवलप हो रहा, ये अलग अलग अंतर सिर्फ इतना देखने को मिलेगा। सीइंग दैट इन एक्यूट डिजीज द चीफ सिम्टम स्ट्राइक अस एंड बिकम एविडेंट टू द सेंसेस मोर क्विकली। और हमें देखने में ये आया कि जो एक्यूट डिजीज थे या एक्यूट डिजीज हैं, उनका जो चीफ सिम्टम्स है वो हमें बहुत तेजी से स्ट्राइक करता है, हमारे सामने आ जाता है, हमारी समझ में आ जाता है, और वो खुद ही एविडेंट, खुद ही सबूत बन जाता है, हमारे पुख्ता कर देता है हमारी सेंसेस के सामने मोर क्विकली एक्यूट केस में। एंड हैंस मच लेस टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रेसिंग द पिक्चर ऑफ द डिजीज एंड मच फीवर क्वेश्चंस आर रिक्वायर्ड टू बी आस्क्ड। और इसीलिए वहां पे हमें एक तो कम समय लगता है ट्रेस करने में पिक्चर को डिजीज की, और दूसरा बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करने नहीं होते, क्योंकि जब हमारे सामने सेल्फ एविडेंट होकर के इंफॉर्मेशन आ रही है तो फिर हमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं पूछने पड़ते, जरूरत ही नहीं पड़ती। एज ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज सेल्फ एविडेंट, चूंकि हर चीज अपने आप ही स्वयं सिद्ध है, तो इसलिए उसे और सिद्ध क्या करना क्वेश्चन पूछ के। देन इन ए क्रॉनिक डिजीज विच हैज बीन ग्रेजुअली प्रोग्रेसिंग फॉर सेवरल ईयर, इसकी अपेक्षा ऐसा कुछ उसमें नहीं मिलता जो क्रॉनिक डिजीज है।
वहां कोई स्ट्राइकिंग सिम्टम नहीं मिलता, एकदम कोई सेल्फ एविडेंट इंफॉर्मेशन तुरंत नहीं मिलती, क्योंकि वो ग्रेजुअली प्रोग्रेस कर रहे हैं फॉर सेवरल ईयर्स तक, इन विच सिम्टम्स आर मच मोर डिफिकल्ट टू बी असरटेन। और क्रोनिक डिजीज में जो सिम्टम्स को तय करना और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए। ठीक है ना डॉक्टर सिमरन? तो इसलिए इस डिस्कवरी से पहले और इस डिस्कवरी के बाद केवल हमें ये पता चल गया कि एक एक्यूट कैटेगरी होती है और एक होती है क्रोनिक कैटेगरी। और क्रोनिक को हम देखेंगे कि वहां सिम्टम कोई स्ट्राइकिंग नहीं मिलता, बहुत ही मुश्किल होता है एक मेन सिम्टम्स को खोज के निकालना। और एक्यूट में जो है सेल्फ एविडेंट होने के नाते वहां हमें बहुत ज्यादा ना तो क्वेश्चन पूछने पड़ते, ना हमें टाइम लगता ट्रेस करने में पिक्चर को, इसलिए एक्यूट का प्रेस्क्रिप्शन बहुत जल्दी हो जाएगा और राइट हो जाएगा। ठीक है जी? जी जी। अब यहाँ से 83 एफोरिज्म से 104 एफोरिज्म तक जो है ये केस टेकिंग है। एक फुटनोट रह गया है। हाँ बिल्कुल, फुटनोट कौन सा रह गया बेटा? फुटनोट रह गया है हमारा 80। हाँ तो 80 छोटा सा फुटनोट इसमें रह गया। 80 फुटनोट में 80 फुटनोट है कि फीवर क्वेश्चंस आर रिक्वायर्ड टू बी आस्क्ड, hence the following directions for investigating the symptoms are only partially applicable for acute diseases। तो इसलिए कह रहे हैं अतः जो फॉलोइंग डायरेक्शंस हैं इन्वेस्टिगेट करने में सिम्टम्स को, अब जो डायरेक्शंस अब बताएंगे एक तरह से केस स्टडी की, ये पार्शियली एप्लीकेबल है एक्यूट डिजीज में। एक्यूट डिजीज में बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी केस स्टडी करना या इन्वेस्टिगेट करना जरूरी नहीं है, पार्शियली एप्लीकेबल है इसलिए एक्यूट केस में। 83 एफोरिज्म का कंटेंट में चलते हैं, 26 पेज पर ही। एट्टी थ्री में कह रहे हैं रिक्विजाइट्स फॉर अप्रीहेंडिंग द पिक्चर ऑफ द डिजीजेस। क्या क्या जरूरतें हैं, क्या क्या रिक्विजाइट्स हैं अप्रीहेंड करने में पिक्चर को डिजीज के, यानी कि क्या क्या हम पूछेंगे, क्या क्या हमें इन्वेस्टिगेट करना। 83 में कह रहे हैं एफोरिज्म में द इंडिविजुअलाइजिंग एग्जामिनेशन ऑफ ए केस ऑफ डिजीज for which I shall only give in this place general directions, of which the practitioner will bear in mind only what is applicable for each individual case. Demands of the physician nothing but freedom from prejudice and sound senses, attention in observing and fidelity in tracing the picture of the disease। हैनीमैन साहब कह रहे हैं यहाँ पे कि दिस इंडिविजुअलाइजिंग एग्जामिनेशन ऑफ द केस ऑफ डिजीज, ये जो व्यक्तिगत अपने आप में अकेला जनरल नहीं, जो इंडिविजुअलाइज इन एग्जामिनेशन है किसी भी डिजीज के केस का, केस ऑफ डिजीज का, फॉर विच आई शैल ओनली गिव इन दिस प्लेस जनरल डायरेक्शन, यहाँ इस स्थान पे मैं जनरल डायरेक्शन दूंगा केवल यहाँ जो इसके लिए, of which the practitioner bear in mind only what is applicable for each individual case। और जिसको प्रैक्टिशनर को अपने दिमाग में रखना होगा, धारण करना होगा, ओनली व्हाट इज एप्लीकेबल फॉर ईच इंडिविजुअल केस, के ईच इंडिविजुअल केस में क्या एप्लीकेबल है, क्या अप्लाई करना है, उनमें से ये फिजिशियन को या प्रैक्टिशनर को खुद अपने माइंड में धारण करना होगा। डिमांड ऑफ अच्छा कह रहे हैं जिसको समझ लेना है एक तरह से, जो फिजिशियन है इसे अपने मन में बना ले, अपने मन में धारण कर ले, जो मैं बताने जा रहा हूं। क्या डिमांड्स ऑफ द फिजिशियन नथिंग बट फ्रीडम फ्रॉम प्रेजुडाइज एंड द साउंड सेंसेस, अटेंशन इन ऑब्जर्विंग एंड फिडेलिटी इन ट्रेसिंग द पिक्चर ऑफ द डिजीज। एक बेसिकली एक तरह से 4 चीजें हैं। हाँ जी। सबसे पहले कह रहे हैं और कुछ नहीं चाहिए फिजिशियन से, एक तो उसे प्रिजुडाइजनेस से स्वतंत्र होना होगा। ठीक है जी।
अनप्रिजुडाइज होना होगा, किसी भी पूर्वाग्रह से ग्रसित ना हो, अपना कोई मत ना बनाए किसी केस को देख के, जो केस है उसे उसे उसके अकॉर्डिंग ही देखे, अपना कोई पुराना तजुर्बा, अपनी कोई सोच, अपना कोई आइडिया अपनी तरफ से वहां डिसाइड ना करे एक तरह से। तो फ्रीडम फ्रॉम प्रिजुडाइज होना होगा, और उसकी साउंड सेंसेस होनी चाहिए। साउंड सेंसेस का मतलब होता है कि एक उसकी इसको दोनों तरह से समझ सकते हैं। एक तो उसकी हमारी जो जितनी हमारी 5 सेंसेस हैं हमारी सब अच्छी हो, कोई हमारी अपनी ब्लड ना हो, हमारी सूझबूझ तभी होगी अच्छी जब हमारा परसेप्शन सेंसेस के द्वारा अच्छा होगा। जी हेलो। जी, बस जैसे कहा जाता है ना कि आंख नाक कान खुले रखना, इतने हाँ अच्छे से ऑब्जर्व करने के लिए कि अगर कुछ ऑफेंसिव स्मेल आ रही है तो हम उसे समझ सके, कोई कांस्टेंट वो किसी तरह की साउंड निकाल रहा है तो वो हम उसको देख सके, आंखों से देख सके, उसको ऑब्जर्व करना बेसिकली मेन है कि उसको हर सेंसेस से हम अपने ऑब्जर्व करें, हाँ हाँ, आँख कान नाक सब खुले रखें। खुले रखें। और साउंड सेंसेस का मतलब है हेल्दी 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 सेंसेस होनी चाहिए हमारी भी, हमारा विजन, हमारी हियरिंग, हमारी सेंस ऑफ स्मेल, ये सब चीजें एक। और साउंड सेंसेस का मतलब ये भी है कि हमारा इसी से जुड़ा, जब 5 सेंसेस हमारी अच्छी होंगी, मजबूत होंगी, तो जो इनसे इंफॉर्मेशन जाएगी वो हम एक्यूरेटली परसेप्ट करेंगे, परसीव करेंगे, उसका अर्थ का अनर्थ नहीं निकालेंगे, जो है सो है जैसी जानकारी में हम रहेंगे। दूसरा ये हो गया साउंड सेंस। तीसरा हो गया अटेंशन इन ऑब्जर्विंग, वो अटेंशन दे ऑब्जर्व करते हुए, जब पेशेंट बोल रहा है कैसे आ रहा है, कैसे बैठा है, कैसा जेस्चर दिया, कैसे शुरुआत करी, कैसी हरकतें कर रहा है, उस हर चीज पे अटेंशन दे ऑब्जर्व करते हुए, एक ये। और फिडेलिटी इन द ट्रेसिंग द पिक्चर ऑफ द डिजीज, और फिडेलिटी का मतलब होता है एक फेथफुलनेस, एक मूल निष्ठा। जब मान लो ऐसा ले लो, अगर आपका मन नहीं है काम करने का, केस स्टडी लेने का, बिल्कुल मत लो उस समय पर, लेकिन जब समय दिया हो, जब केस ले रहे हो, तो मूल निष्ठता के साथ लो, हल्की सी भी लापरवाही उसमें ना रहे किसी भी रूप में। फिडेलिटी का मतलब है फेथफुलनेस या मूल निष्ठता होनी चाहिए ट्रेसिंग करने में पिक्चर ऑफ द डिजीज को। कई बार ऐसा होता है कि साहब ये फ्री में या कम पैसे देगा, या ये 1000 रुपये फीस देगा, इन दोनों में हम ऐसा ना करें कि उसकी पिक्चर को डिजीज की ट्रेस करने में कहीं लापरवाही लें या कहीं ज्यादा टेंशन दे। वहाँ हर केस में हमारी फिडेलिटी होनी चाहिए। ये 83 में है, अनप्रेजुडाइज होना, साउंड सेंसेस होना, अटेंटिव होना ऑब्जर्वर के रूप में, और फिडेलिटी रखना अपने अंदर। 84 में कह रहे हैं, 84 से लेकर 99 तक का कंटेंट में एक ही भाव दे रखा है। 84 से 99 में कह रहे हैं कि इंस्ट्रक्शंस टू द फिजिशियन फॉर इन्वेस्टिगेटिंग एंड ट्रेसिंग द पिक्चर ऑफ द डिजीजेस। क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी फिजिशियन को, क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या हिदायतें हैं फिजिशियन के लिए जब वो इन्वेस्टिगेट कर रहा हो किसी डिजीज की पिक्चर को ट्रेस करने के क्रम में। तो 84 में कह रहे हैं, अफोरिज्म 84 में, द पेशेंट डिटेल्स द हिस्ट्री ऑफ हिज सफरिंग, those about him tell what they heard him complain of, how he has behaved, and what they have noticed in him. The patient details the history of his sufferings. पेशेंट अपनी सफरिंग्स की डिटेल देख, तो पेशेंट डिटेल्स द हिस्ट्री ऑफ हिज सफरिंग, those about him tell what they heard him complain of, how he had behaved and what they have noticed in him. और जो उसके आसपास हैं जी, इसमें सोर्स की तरह से कुछ आ रहा है। पेशेंट डिटेल द हिस्ट्री ऑफ हिज सफरिंग, एक बात। दोज अबाउट हिम टेल
जो उसके बारे में कह रहे हैं, व्हाट दे हियर्ड हिम कंप्लेन ऑफ, उन्होंने क्या कंप्लेन सुनी अटेंडेंट ने, हाँ, कि वो क्या हाँ, कि हाँ वो क्या सुनते रहते हैं क्या कि वो सुनते रहते ये हैं गलत उसकी कर रहा है बातें, या बिल्कुल। जी, हाउ ही हैज बिहेव्ड एंड व्हाट दे हैव नोटिस्ड हिम, किस तरह से वो बिहेव करता है, कैसे क्या उन्होंने नोटिस करा उस बंदे के अंदर। द फिजिशियन सीज हियर्स एंड रिमार्क्स बाय हिज अदर सेंसेस व्हाट देयर इज ऑफ एन अल्टर्ड और अनयूजुअल कैरेक्टर अबाउट हिम। और फिजिशियन खुद भी देखे, खुद सुने और रिमार्क करे कि अपनी सेंसेस के द्वारा कि क्या अनयूजुअल करेक्टर का है, क्या अल्टर्ड है उस मरीज के बारे में, क्या एक अजीबोगरीब इंफॉर्मेशन है, उसको वो रिमार्क कर ले, टिप्पणी दे। तो 3 सोर्स हो गए यहीं पे, पेशेंट अपने आप बताए, एक जो उसका अटेंडेंट है वो क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, कैसा बिहेवियर नोटिस करते हैं, दो, और फिजिशियन जी, ने खुद क्या देखा, खुद क्या सुना, ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व करा, और उसमें भी डॉक्टर देशिका फिजिशियन को क्या अनयूजुअल करेक्टर का लगा, बिल्कुल, बिल्कुल। क्या एबनॉर्मल लगा। अल्टर और अल्टर्ड एंड अनयूजुअल करेक्टर पेशेंट के बारे में मलिक सर बहुत तेजी से उठा लेते हैं, चेहरे के जेस्चर से, उनके जी हाँ। हरकतों से। फिर कह रहे हैं कि ही राइट्स डाउन एक्यूरेटली ऑल दैट द पेशेंट एंड हिज फ्रेंड्स हैव टोल्ड हिम इन द वेरी एक्सप्रेशंस यूज्ड बाय देम। फिजिशियन को चाहिए कि वो हर चीज को एक्यूरेट तरीके से लिखता जाए, जो पेशेंट और उसके दोस्त बता रहे हैं, और लिखे उनके वेरी एक्सप्रेशन के साथ जो उन्होंने यूज किया, जिस एक्सप्रेशन के साथ उन्होंने बताते वक्त जो एक्सप्रेशन दिया उसी भाव के साथ लिखे। यानी कि कोई बात को बताते हुए कोई बंदा दांत भींच रहा है, कोई बात को बताते हुए बंदा दाएं बाएं झांक रहा है, कोई बात को बताते हुए बंदा डॉक्टर मतलब बेचैन हो रहा है, पीछे को जा रहा है, आगे को जा रहा है, दाएं तरफ गर्दन घुमा रहा है, बाएं तरफ घुमा रहा है, सारे एक्सप्रेशन जो यूज कर रहा है उस एक्सप्रेशन के साथ नोट डाउन करे। कीपिंग साइलेंस हिमसेल्फ ही अलाउज देम टू से ऑल दे हैव टू से एंड refrains from interrupting them unless they wander off to the other matters। और तीसरी बात क्या चाहिए फिजिशियन को, अपने आप को बिल्कुल शांत बनाए रखे, अलाउ करे जो कहना चाह रहा मरीज उसको पूरी तरह से कहने दे, बीच में इंटरप्ट ना करे, और खुद को रोक के रखे उस इंटरप्शन से। रिफ्रेंस का मतलब खुद को रोके, फ्रॉम इंटरप्टिंग टू दैम, उनको, दैम का मतलब पेशेंट या अटेंडेंट, कोई भी दोनों में से जो भी बताते जा रहे हैं, और जब तक रोक के रखे जब तक वो भटक ना जाए मैटर से। यदि वो वांडर ऑफ हो जाए मैटर से, जो बताने की चीज है वो ना बता के दाएं बाएं की बातें करने लगे, तब थोड़ा सा उनको वांडर ऑफ होने से रोकते हुए उसको आगे आ भी सकता है। The physician advised them at the beginning of the examination to speak slowly in order that he may take down in writing the important parts of what the speaker say। फिजिशियन को चाहिए कि वो एडवाइज करे पेशेंट को या उसके अटेंडेंट को कि भाई पहले ही कर दे, इन्वेस्टिगेशन शुरू होने से पहले, एग्जामिनेशन शुरू होने से पहले ही बता दे कि भैया थोड़ा धीरे बोलना, क्योंकि मुझे लिखना है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं जो तुम बता रहे हो, जो खास खास बातें हैं जो मुझे वो लिखना है, इसलिए भैया धीरे धीरे बोलना। बीच में टोकना, बोलते हुए को उसके थ्रेड को तोड़ना होगा, स्लो करने के लिए भी नहीं बोलना बीच में, तो उन्हें पहले ही बोल दो कि भैया धीरे बोलना, मुझे लिखना है, जो आप बोलोगे पहले ही बता दे इस बात को भी। ठीक है ना दीपशिका? जी, जी, बिल्कुल। हाँ, कोई और पॉइंट है आप लोगों का, कुछ और कहना है? यहाँ ओके, नहीं बस आपने तो चलो। किया जी। 85 एफोरिज्म में क्या कह रहे हैं कि ही बिगिंस a fresh line with every new circumstance mentioned by the patient or his friend।
बस फुटनोट रह गया ऊपर का वाले का शायद। फुटनोट मुझे याद दिलाते 81 रहा करो बेटा, बिल्कुल मैं हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ओके। या फिर 84 में इंट्रोडक्शन। फुटनोट नंबर 81 है दीपशिका, थैंक्स फॉर जी, जी। रिमाइंडिंग। 81 फुटनोट में कह रहे हैं एवरी इंटरप्शन ब्रेक्स द ट्रेन ऑफ थॉट्स ऑफ द नरेटर जी। and all they would have said at first does not again occur to them in precisely the same manner after that। ये इंस्ट्रक्शन फिजिशियन के लिए इसलिए दे रहे हैं निमेन साहब कि यदि उसको इंटरप्ट उसका कोई भी इंटरप्शन, कोई भी रुकावट उसके ट्रेन ऑफ थॉट को तोड़ देगी, जो नरेटर है, जो वक्ता है, जो बता रहा है, जो बखान कर रहा है अपनी चीजें, चाहे वो पेशेंट हो चाहे अटेंडेंट हो, उसके ट्रेन ऑफ थॉट को तोड़ देगी। और इससे भी बड़ी बात क्या हो जाएगी, ऑल दे वुड हैव सेड एट फर्स्ट डज नॉट अगेन अकर टू देम इन प्रिसाइजली द सेम मैनर आफ्टर दैट। और वो जब पहले बार में पहले भाव के साथ जो वो बता देता, वो दोबारा उस एग्जैक्टली उस प्रिसाइज तरीके से सेम मैनर में उसके बाद नहीं बता पाएगा यदि आपने इंटरप्शन कर दिया तो, क्योंकि उसका ट्रेन ऑफ थॉट ब्रेक हो जाएगा, इसलिए नहीं बता पाएगा, है जी। अपनी ओरिजिनल फीलिंग में वो दोबारा नहीं आ सकता जल्दी से, या नहीं आ सकता, बल्कि एनीवेज साहब तो बिल्कुल पक्का कह दे रहे हैं बात कि अगर आपने इंटरप्ट करा तो आपने समझ लो कि कुछ ना कुछ खो दिया, अलर्ट हो जाएगा या भटक जाएगा, कंफ्यूज कुछ भी हो जाएगा, है जी। कोई बंदा आके अपनी व्यथा को बहुत क्रेजीनेस तरीके से आपको बताता जा रहा है, वो उस समय भूल गया है कि कैसे यहाँ रहना है, कैसे क्या, अब तो अपना दर्द बयान करा रहा, आपने टोका नहीं, उसकी साइकी ने ब्रेक लिया नहीं, कंट्रोल कर लेगी साइकी। तो इसलिए भैया इंटरप्शन बहुत खतरनाक है, बताते हुए पेशेंट के बीच में। कई बार होते हैं बच्चा खेल रहा है पेशेंट का और पेशेंट बार बार उसे बैठाने की कोशिश करता, रोकने की कोशिश करता, तो आप लोग भी कह देते होंगे कि नहीं करने दो इसे जो कर रहा है, बोलते हैं ना, उसका ओरिजिनल एक्सप्रेशन आने दो, उस बच्चे को जो वो एक्टिविटी कर रहा है उसको इंटरप्शन नहीं बनता, तभी तो पता चलेगा कि इसकी ओरिजिनल हरकत क्या है। तो ये था आपका फुटनोट 81, 84 एफोरिज्म में था ये। 85 एफोरिज्म में कह रहे हैं कि ही बिगिंस अ फ्रेश लाइन विद एवरी न्यू सर्कमस्टांस मेंशन्ड बाय द पेशेंट और हिज फ्रेंड। फिजिशियन को चाहिए कि वो एक नई लाइन से शुरू करे, एक नए सर्कमस्टांस को जो मेंशन किया जा रहा है उसको लिखने के लिए, जो पेशेंट ने नया सर्कमस्टांस या उसके फ्रेंड्स ने नया सर्कमस्टांस जो देना शुरू करा नई इंफॉर्मेशन के लिए, एक नई लाइन करे, सो दैट द सिम्टम्स शैल बी ऑल रेंज सेपरेटली वन बिलो द अदर, ताकि सिम्टम्स जो है हर रेंज का अरेंज हो जाए अलग अलग तरीके से, वन बिलो द अदर, ऊपर से नीचे की तरफ। यहाँ जायसवाल सर कहते थे कि बीच में दोनों के बीच में कुछ लाइन खाली भी छोड़ दे दीपशिखा, यहाँ वो वर्ड आया नहीं इसलिए मैंने यहाँ आएगा आगे आएगा शायद, हाँ। जायसवाल सर कहते थे कि एक सिम्टम्स के और दूसरे सिम्टम्स के बीच में कुछ खाली स्थान भी छोड़ा जाए, ताकि जब आप सिम्टम को पूरा करोगे बाद में वो वहां पे लिखा जाए। He can thus add to anyone that may at first have been related in too vague a manner but subsequently more explicitly explained। वो इसलिए थोड़ा रेंज छोड़े, ऑल रेंज सेपरेटली, अलग अलग लिखे, ताकि फिजिशियन ऐड कर सके एनीवन, हर इंफॉर्मेशन के साथ, दैट मे एट फर्स्ट हैव बीन रिलेटेड इन टू वेग मैनर, क्योंकि जब वो बताता जा रहा है वो अपने बताने के क्रम में एक एक बात को बिल्कुल 100% क्लियर करके थोड़े जा रहा है। डॉक्टर साहब मुझे ये भी होता है, साहब मुझे ये भी होता है, डॉक्टर साहब मुझे ये भी होता है, तो वो ऐसे बताता, लेकिन अब
जो भी बता रहा है ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, अलग अलग इंफॉर्मेशन अभी शुरुआत में तो वेग मैनर में बता रहा है, लेकिन जब आप पूछोगे कब से होता है, ड्यूरेशन पूछोगे, एक्सटेंशन पूछोगे, आप अगर मॉडलिटी पूछोगे, तो वो वेगनेस दूर होएगी, है जी। हुँ, जी। जी, तो वेग जी, मैनर में बताए गए पेशेंट, तो ताकि उस जो वेग मैनर में बताता है शुरुआत में, वो सब्सिक्वेंटली मोर एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन, एकदम सुव्यक्त या एकदम प्रकट हो सके, जिसमें कुछ भी गुप्त ना रह सके, एक्सप्लेन करवा और के डिटेल, उसको पूरा हाँ, किया और जा डिटेल, हाँ, जी, जी, और डिटेल जी, 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 लिया जा। हाँ, तो इसलिए सिम्टम्स को, इंफॉर्मेशन को अलग अलग लिखे, अलग अलग हुँ, लिखे। 86 में कह रहे हैं एफोरिज्म में, when the narrators have finished what they would say of their own accord, एक बार जब व्याख्या करने वाला, बखान करने वाला, बताने वाला या पेशेंट फिनिश कर ले, या अटेंडेंट फिनिश कर ले जो उसे कहना था अपने तरीके से, जब वो एक बार सब कुछ कह चुका हो, कह रहे हैं द फिजिशियन देन रिवर्ट्स टू ईच पर्टिकुलर सिम्टम एंड एलिसिट मोर प्रिसाइज इंफॉर्मेशन रेस्पेक्टिंग इट इन द फॉलोइंग मैनर। अब फिजिशियन को चाहिए कि वो वापस लौटे प्रत्येक पर्टिकुलर सिम्टम पे जो लिखा अलग अलग, और उसको एलिसिट करे और उसे और विस्तार दे, खोले, उसको व्याख्या करे मोर प्रिसाइजली इंफॉर्मेशन के साथ, रेस्पेक्टिंग इट इन द फॉलोइंग मैनर, जी, जो उससे रिलेटेड प्रिसाइज इंफॉर्मेशन और क्या हो सकती है, उन तथ्यों आदि को भी निकाले उस मरीज के माध्यम से, बस इसमें ये होता है कि हर सिम्पटम को कंप्लीट करे, जो भी रह कंप्लीट गया करे। है, तो उसको कंप्लीट कंप्लीट सिम्टम करे। की क्या वे होती हैं? लोकेशन, लोकेशन, सेंसेशन, सेंसेशन, मोडालिटी, मोडालिटी और मॉडलिटी, कंकमिटेंट, है जी, कंकोमिटेंट, ड्यूरेशन भी शायद है। ड्यूरेशन। हाँ, लोकेशन, सेंसेशन, ड्यूरेशन, लोकेशन। मॉडलिटी हुँ, और कंकोमिटेंट। कंकमिटेंट, जी, हाँ, इस रूप में लोके कहाँ पर होता है जी, कहाँ से कहाँ तक होता है जी, कैसा महसूस करते हो जी, सेंसेशन को कब से है जी, कितने समय पहले आप बिल्कुल ठीक थे जी, इसके कब ये घटता है, कब ये बढ़ता है, किन चीजों से ये और ज्यादा हो जाता है जी। जी, और लास्ट हाँ वाला जी, क्या था? इसके साथ कुछ और कंकमिटेंट, भी होता है क्या? जब ये हाँ, चीज या जब होती से है ये, तो इसके हाँ, साथ, हाँ, जब ये होता है कुछ हाँ, और भी होता है क्या? तो हाँ, या ऐसे, जब से ये बीमारी शुरू हुई है, उसके पहले या बाद में क्या था, हाँ या उसके साथ क्या शुरू हुआ? हाँ हाँ, तो हर बात को इन शब्दों के रूप में हर सिम्टम को पूरा किया जाए। जी, ही रीड्स, अब कह रहे हैं अभी फिजिशियन के लिए हैनीमैन साहब कह रहे हैं कि ही रीड्स ओवर द सिम्टम्स एज दे वर रिलेटेड टू हिम वन बाय वन। फिजिशियन को चाहिए कि वो एक एक करके सिम्टम को पढ़े, एंड अबाउट ईच ऑफ देम ही इंक्वायर्स फॉर फर्दर पर्टिकुलर, और हर एक सिम्टम के रूप से रिलेटेड इंक्वायरी करे फर्दर पर्टिकुलर्स की। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, एट व्हाट पीरियड डिड दिस सिम्टम अकर, ये कितने समय से है ये सिम्टम? वाज इट प्रीवियस टू टेकिंग द मेडिसिन ही हैड हिदरटू बीन यूजिंग, ये जो अभी आप मेडिसिन यूज कर रहे हो, क्या इससे पहले था ये? वाज इट प्रीवियस टू टेकिंग, ये मेडिसिन लेने से पहले भी था क्या ये सिम्टम्स जो अब मेडिसिन ले रहे हो? तो इससे पता चलेगा कोई मेडिसिनल सिम्टम तो नहीं आ रहा है फिलहाल, है जी। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। वाइल टेकिंग द मेडिसिन, या जब ये मेडिसिन लिए उसके बाद ही आया, और हाँ, ओनली सम डेज आफ्टर लीविंग ऑफ द मेडिसिन, या फिर जब मेडिसिन छोड़ दी उसके कुछ दिन बाद आया क्या? व्हाट काइंड ऑफ पेन, किस प्रकार का है पेन? व्हाट सेंसेशन एग्जैक्टली, एग्जैक्ट सेंसेशन क्या है इसकी, कैसा लग रहा है ये, कैसा फील होता है, चुभ रहा है, दुख रहा है, जल रहा है, आदि आदि। वाज इट
दैट अकर्ड ऑन दिस स्पॉट, क्या कोई स्पॉट है क्या? ये एक किसी एक पॉइंट पे आता है? लोकेशन हो गई ना, सेंसेशन भी हो गई, लोकेशन भी हो गई, ड्यूरेशन भी हो गई। वेयर वाज द प्रिसाइज स्पॉट, अगर किसी स्पॉट पे हो रहा तो वो फिर कहाँ है प्रिसाइज स्पॉट? जी। डिड द पेन अकर इन फिट्स एंड बाय इटसेल्फ एट वेरियस टाइम्स, क्या ये दर्द आता जाता रहता है क्या? फिट्स में आता है क्या? अपने आप ही आता, अपने आप ही चला जाता है क्या? अलग अलग समय पे बोलते हैं ना, पेन कम्स सडनली गोज ग्रेजुअली, पेन कम्स ग्रेजुअली गोज सडनली, पेन कम सडनली एंड गो सडनली, और या वाज इट कंटिन्यूड विदाउट इंटरमिशन, या ये दर्द लगातार बना रहता है बिना इंटरमिशन के, बिना विराम के। हाउ लॉन्ग डिड इट लास्ट, और ये कब तक रहता है? ये सब सवाल पूछो। एट व्हाट टाइम ऑफ द डे और नाइट, ये मॉडलिटी आ गई, किस समय दिन या रात में आता है। एंड इन व्हाट पोजीशन ऑफ द बॉडी वाज इट वर्स्ट और सीज्ड एंटायरली, और शरीर की कौन सी ऐसी पोजीशन होती है जिसमें ये बहुत ज्यादा हो जाता है या बिल्कुल थम जाता है? किस पोजीशन में पूरा आराम मिल जाता है, किस पोजीशन में ये बढ़ जाता है? तो बड़े सर अक्सर बोलते थे डॉक्टर सिमरन, यहाँ डॉक्टर दीपशिखा को पता भी होगा, बोलते थे यहाँ हमारे लिए एमलरेशन से ज्यादा एग्रावेशन का महत्व है कि कब ये कौन सी पोजीशन में, क्योंकि एग्रावेशन रिप्रेजेंट टू सेंसिटिविटी। जी बिल्कुल। हाँ, और एमलरेशन जो है वो साइकोटिक बताया गया था, एक्सेप्ट अगर सिफिलिटिक एमलरेशन ना हो। जी अगर सिफिलिटिक एमलरेशन है तो उसकी तो वैल्यू है, अदरवाइज हमेशा एग्रावेशन पूछो, एमलरेशन पे सिलेक्शन मत करो जाके। और ये एक्यूट केसेस में भी एमलरेशन वहाँ पे भी ले सकते हैं, वहाँ पे भी हेल्पफुल हो सकता है। हाँ, मतलब एमलरेशन की जो वैल्यू है, एमलरेशन को जो शामिल करना है हमें अपने प्रेस्क्रिप्शन में, सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन में, वो सिफिलिटिक एमलरेशन को तो करना है। जैसे किसी का हेडेक है, नोज ब्लीड से आराम आ जाता है जी, ऐसा। किसी का बीपी बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन जैसे ही उसको लैट्रिन में ब्लड आ जाए या नोज ब्लीड हो जाए या वोमिटिंग हो जाए ब्लड की, तो आराम कम हो जाता है, ऐसे। आगे कह रहे हैं, व्हाट वाज द एग्जैक्ट नेचर ऑफ दिस और दैट इवेंट और सर्कमस्टांस मेंशन्ड, कह रहे हैं डिस्क्राइब्ड इन प्लेन वर्ड्स, क्या एग्जैक्ट नेचर है इसकी, दर्द की या कंप्लेन की। दैट इवेंट, और कौन सी घटना, कौन से सर्कमस्टांस हैं उसने जो मेंशन करे, क्या एग्जैक्ट नेचर बताई है पेशेंट ने, अटेंडेंट ने, पेशेंट ने, बल्कि सेंसेशन तो पेशेंट ही बता पाएगा, क्या घटना होती है जब इसको बीमारी होती है, कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जो जुड़े हुए हैं इनकी दिक्कतों से। ये सब के शब्द प्लेन वर्ड्स में लिखे या डिस्क्राइब करे प्लेन वर्ड्स में, कोई टर्मिनोलॉजी में ना लिखे। आजकल नए बच्चे क्या है, जब केस टेकिंग लेके आते हैं तो वो टर्म लिख के ले आते हैं। जी हाँ, तो वो डिस्क्राइब्ड इन प्लेन वर्ड्स में ही डिस्क्राइब करें। ठीक है साहब, ये है आपका 86। तो यहीं रुकेंगे, हमारे ये 82, 83, 84, 85, 86 हो गए। और कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन, कुछ बताना है अपनी तरफ से, कोई जानकारी देनी है तो बताओ। अच्छा, बड़े कंजूस हो भाई, बड़े कंजूस हो आप लोग, है ना दीप्तिका भाई? होता तो है सबके पास कुछ न कुछ। चलो, हम इंतजार करेंगे, हैं जी, कभी न कभी तो। चलो ठीक है, सबको राम राम, सबको नमस्ते, सबका धन्यवाद। नमस्ते बेटा, नमस्ते, राम राम। राम राम सर। राम राम बेटा, राम राम जी।